नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर के साथ। निकाय चुनाव को लेकर एक्शन में बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे कई जिलों में जनसभा। रायबरेली उन्नाव के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। दोपहर 1:10 पर रायबरेली के जेआईसी मैदान पहुंचेंगे सीएम योगी। दोपहर 1:15 से 2 बजे तक जेआईसी मैदान में जनसभा करेंगे। दोपहर 2:45 से 3:30 बजे तक रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे और शाम 5:30 बजे लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहे पर करेंगे जनसभा। तो निकाय चुनाव नजदीक और इसके प्रचार प्रसार की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं और इसी के चलते ताबड़तोड़ जिलों का दौरा सामने आ रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। और इसी के चलते आज वो रायबरेली और उन्नाव का भी दौरा करने वाले हैं, बड़ी जनसभा करने वाले हैं और इस दौरान बीजेपी की नीति और उपलब्धियों को वो जनता के सामने रखेंगे। बड़ी तैयारी है सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए कि किसी भी तरीके से उनके दौरे में कोई भी अव्यवस्था ना सामने आए, इंतजाम में कोई कमी ना हो, इसको लेकर विशेष ख्याल रखा जा रहा है। तो वहीं अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ता बेहद ही ज्यादा उत्साहित है मुख्यमंत्री को अपने बीच देखने के लिए, सुनने के लिए और लगातार 75 जिलों में प्रचार प्रसार की तैयारी है। और इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ आज रायबरेली और उन्नाव का दौरा भी करेंगे। तो क्या समय रहेगा वो भी लगातार आपको बता रहे हैं। दोपहर 2:45 से 3:30 बजे तक रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे सीएम योगी। शाम 5:30 बजे लखनऊ के बुद्धेश्वर चौराहा पर जनसभा होगी। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ जुड़ गए रायबरेली से। असद, क्या कुछ जानकारी? देखिए, रायबरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है, किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आज निकाय चुनाव के लिए एक बड़ा संदेश देकर वहां से लौटेंगे? कार्यकर्ताओं को किस मंत्र का इंतजार है और कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने लायक है और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का 1 दिवसीय दौरा है वो एक जनसभा को राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी ग्राउंड में संबोधित करेंगे। वहीं नगर निकाय जो प्रत्याशी हैं, चाहे नगर पंचायत के 9 प्रत्याशी हों, चाहे अध्यक्ष पद के लिए एक प्रत्याशी शालिनी कनौजिया हो, उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और राजकीय इंटर कॉलेज की जो सेकेंड फील्ड है वहीं पे हेलीपैड की भी व्यवस्था की गई है। वहां पर वो उतरेंगे और बाई एक कार से वो कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल जिस तरह से ये दौरा है वो दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। नगर निकाय चुनाव को एक सीढ़ी बनाकर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको सेमीफाइनल के तौर पर अभी निकाय चुनाव की तैयारी में खुद मुख्यमंत्री ने कमान संभाल रखी है और सभी 75 जिलों में वो लगातार दौरे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि जब रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट किस ओर आएंगे। फिलहाल जिस तरह से मुख्यमंत्री की ये मुहिम चल रही है, चाहे वो पार्टी कार्यकर्ता हो, चाहे वो मंत्री हो और चाहे वो कोई भी पदाधिकारी हो, आप घर घर जाएंगे, हमको बूथ जीतना है। हर बूथ जीतने की तैयारी में लगी है बीजेपी पार्टी और कहीं ना कहीं से जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े निर्देश हैं उस पर पार्टी कार्यकर्ता भी उत्साहित है और इसमें जोर शोर से जुटे हुए हैं। और नगर पालिका जो भी चुनाव है, चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, उसको जीतना है और बूथ स्तर पर भी हमको सारे चुनाव जीतने हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जरूर कर रहे हैं। फिलहाल 1 दिवसीय दौरा है, करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद है और किसी भी कार्यकर्ता को या भी कोई जनता जो उनको सुनने आएगी उसको किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसके भी पुख्ता इंतजाम किए गए उन्नति। बिल्कुल, तो इंतजाम भरपूर है और इंतजार है सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का। सच बने रहिएगा आप हमारे साथ। एसके जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ। एसके, देखिए किस तरीके से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर आकर निकाय चुनाव में पूरी रणनीति को कहीं ना कहीं संभाल रहे हैं, साथ ही साथ प्रचार प्रसार की कमान उन्होंने संभाली हुई है। इसका असर कितना निकाय चुनाव में, क्योंकि 2024 के लिहाज से भी निकाय चुनाव बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए, शायद एसके की आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, इसको दुरुस्त कराते हैं, एसके के पास लौटेंगे। असद का रुख करते हैं। असद, देखिए रायबरेली से प्रत्याशियों की गणित क्या कुछ कह रही है, किस तरीके से समीकरणों को साधते हुए रायबरेली में जो है चुनाव होने वाला है और इसको लेकर क्या रणनीति है, अलग अलग पार्टियां कितनी मुखर नजर आ रही हैं ग्राउंड जीरो पर, क्या तस्वीर है?
का जो चुनाव रहा पुणे कहीं और पुणे से तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतने के बाद और बीच में वो बीजेपी में शामिल हो गई थी, लेकिन जिस तरह से काम नहीं हो पाया था उसको लेकर जनता में नाराजगी जरूर है। लेकिन उस नाराजगी को दूर करने के लिए खुद स्वतंत्र प्रभार मंत्री जो दिनेश सिंह हैं वो मैदान में है। पैर में चोट होने के बावजूद वो कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है कि ऐसा मंत्री खुद होकर वो मैदान में है और सीट किसी तरह से गड़बड़ न हो सके इसके लिए वो पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने जिस प्रत्याशी को उतारा है उसको लेकर कहीं ना कहीं से विरोधाभास था। जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है मोहम्मद इलियास, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। और अगर बात वोटरों की किया जाए तो कुल मिला के मुस्लिम जो है वो करीब 40,000 हैं और उसी हिसाब से ब्राह्मण और जो और जाति के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टियों में टक्कर जो है वो साफ देखने को मिल रही है। फिलहाल अब ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि किससे सर पर ताज होगा। फिलहाल लड़ाई त्रिकोणीय मानी जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अभी उनको कोई जानता नहीं है। 2006 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और 294 वोट पाए थे। वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी और यहाँ से डॉक्टर मनोज कुमार पांडे नगर पालिका अध्यक्ष बने थे, जो इस समय वर्तमान में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक भी हैं। और लेकिन जो वो भी और उनके भाई लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट के प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर खेमे की जो सूत्रों के साथ मिली जानकारी के अनुसार अभी जो प्रत्याशी है पारसनाथ उनको नहीं जानता है कोई। तो उसका फर्क कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर जरूर पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के संगठन का एकजुटता देखी जा रही है और जो कांग्रेस पार्टी में मन्नी के जाने के बाद कांग्रेस जो मजबूत हुई है, तो लड़ाई अगर कहा जाए तो त्रिकोणीय लड़ाई कह सकते हैं। लेकिन पार्टी कोई और कसर इसमें छोड़ना नहीं चाह रही है और लगातार डोर टू डोर लोग जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब नतीजे आएंगे तो वो किसके पक्ष में आएंगे, ये अहम बात होगी। बिल्कुल, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं स्थानीय चुनाव में प्रचार प्रसार का भी असर पड़ता है असद, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का पहुंचना अपने आप में एक अलग बात है मुख्यमंत्री होने के नाते। और बीजेपी की भी अगर रणनीति की बात करें तो बीजेपी ने दांव उन्हीं पर खेला है जो कहीं ना कहीं स्थानीय रूप पर मुखर है, प्रसिद्ध है। आपका कहना एकदम सही है और जो प्रत्याशी का चयन हुआ है बहुत ही सोच समझ के चयन किया गया है। डॉक्टर बीरबल है, हमेशा लोगों की सेवाएं देते रहते थे, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। जबकि मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया था कि कोई भी मंत्री हो या कोई भी पदाधिकारी हो या विधायक हो, उनके परिवार को टिकट नहीं दिया जाएगा। चाहे वो फिर आप प्रयागराज में नंदी की बात कर लीजिए जहां पर उनकी पत्नी का टिकट काटा गया और उसके बाद जो प्रत्याशियों का चयन हुआ, साफ छवि के प्रत्याशियों का चयन किया गया, उसकी मॉनिटरिंग कराई गई बकायदा। वो सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं से बीजेपी ने जो पहले भी मुख्यमंत्री ने कहा कि माफियाओं और जो इस तरह के प्रवृत्ति के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी कोई जगह नहीं, उनकी जगह एक है, वो है जेल। और या तो वो शहर छोड़े या तो वो देश छोड़े, और उसी के तहत काम करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया। चाहे वो पहली की बार जब सरकार बनी हो 2017 में और फिर उसके बाद जब दोबारा सरकार बनती है उसके बाद जिस तरह से माफियाओं की कमर तोड़ने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम किया है, वो संदेश लोगों में एक इस तरह का गया है जिसको लोग आतुर हैं कि मुख्यमंत्री पहुंचे और हम उनको सुने। उनको सुनने के लिए भीड़ इस समय इकट्ठा होना शुरू हो गई है। देखिए 1:15 बजे का ये प्रोग्राम है, लेकिन जनता ने रुख कर दिया है उस तरफ और करीब 30 से 40 हजार लोगों के जो बैठने की व्यवस्था कराई गई है। फिलहाल हम ये जो व्यवस्था कराई गई है उसमें एक एक लोगों को की बैठने की जगह हो, किसी भी तरह की किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री को सुनने के लिए लोग इस समय आतुर हैं और जो मुख्यमंत्री ने अभी तक जिस तरह से कार्रवाई करते हुए माफियाओं की कमर तोड़ी है, तो कहीं ना कहीं ये रुख उनके तरफ जरूर है और पार्टी कार्यकर्ताओं में जिस तरह का उत्साह है वो देखने लायक है।
बिल्कुल, तो देखिए उत्साह भी है, तैयारियां भी हैं, इंतजार सीएम योगी आदित्यनाथ का हो रहा है। ठीक है, असद आप बने रहिए हमारे साथ। एसके भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए किस तरीके से लगातार रणनीति को और ज्यादा शार्प करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कमान संभाल रहे हैं। बागियों को भी मनाने का प्रयास समय समय पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है। तो कोशिशें भरपूर हैं, लेकिन इस दाव में किस तरीके से सफलता की तैयारी है, उस ओर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करने वाले हैं। क्या कुछ उस दौरान खास रहेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार की कमान अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं। अभी आपने देखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने सहारनपुर, शामली और अमरोहा में प्रचार किया। उसके पहले लगातार उत्तर प्रदेश के सभी 17 निगम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में जा चुके हैं। अब ये दूसरा मौका है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, तो जो बड़ी नगर पालिका परिषद है, जो बड़ी नगर पंचायतें हैं, वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रायबरेली, साथ ही साथ उन्नाव, उसके बाद राजधानी लखनऊ में भी प्रचार करेंगे। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर ढंग से चीजों को आगे बढ़ाया जाए, नगरीय जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं उसमें बेहतर परफॉर्म किया जाए। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों के दौरान विरोधियों पर हमले बोल रहे हैं। जिन चीजों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, उनके जवाब भी रैलियों के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को पता है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और सबसे बड़ी बात यही है कि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यह परफॉर्मेंस सीधे तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में असर डालेगी, क्योंकि एक तरीके से एक सेमीफाइनल है। तो सीधे तौर पर इस सेमीफाइनल में बेहतर परफॉर्म कैसे किया जाए, उसको लेकर बीजेपी रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ रही है। संगठन जहां संगठनात्मक तौर पर चीजों को मजबूत करने में लगा है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार के माध्यम से कानून व्यवस्था की चीजों को बताकर, उत्तर प्रदेश सरकार के कामों को बताकर, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है उनको बताकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि नगरीय निकाय का चुनाव है। 17 नगर निगम भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि 10 उत्तर प्रदेश के शहर ऐसे हैं जो कि केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना में भी चयनित हैं। 7 शहर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से चयनित किए हैं। तो 17 के 17 नगर निगम स्मार्ट सिटी में है और उसी का चुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जनता को बताना, और इसी के लिए देखिए इसके सभी 17 निगमों पर जीत का दावा भी किया जा रहा है। असद, बहुत शुक्रिया, इसके बने रहिए आप हमारे साथ। बढ़ते आगे, नगर निगम चुनाव को लेकर अयोध्या का नजारा बेहद ही खास है। बीजेपी ने निवर्तमान मेयर का टिकट काटते हुए अयोध्या के महंत गिरीश पति त्रिपाठी को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है। वहीं प्रत्याशी बनाए जाने के बाद गिरीश पति त्रिपाठी से हमारे विशेष संवाददाता राघवेंद्र शुक्ला ने खास बातचीत की है। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। नगर पालिका और नगर निगम चुनाव को लेकर चकल्लस बढ़ी हुई है। लोग चुनाव को देखना और समझना चाहते हैं। अयोध्या में चुनावी माहौल अपने आप में ही रोमांचक होता है। इस बार का चुनाव बेहद ही खास है। अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिष्ठित महंत गिरीश पति त्रिपाठी को मैदान में उतारा, वही समाजवादी पार्टी और बसपा ने भी भाजपा को मात देने के लिए कमर कस ली है। तो क्या कुछ खास चुनाव में होने वाला है, किस तरह से अयोध्या में अगला मेयर होगा, आइए हम बात करते हैं खुद भाजपा प्रत्याशी महंत गिरीश पति त्रिपाठी से। तमाम लोगों ने अपना बायोडाटा केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था, लेकिन एकाएक आपका नाम सामने आया लोग चौंके हुए। आखिर वो कौन सा ऐसा जुगाड़ था जिसने आपको प्रत्याशी बनाया बीजेपी से? देखिए, कोई अप्रत्याशित प्रक्रिया नहीं थी, ये कोई अप्रत्याशित प्रक्रिया नहीं है। एकाएक नाम तो नहीं आया चुनाव में नॉमिनेशन प्राप्त करने के लिए। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में महापौर किसको लड़ाएगी, ये प्रक्रिया करीब 7-8 महीने पहले से प्रारंभ। एक बड़ा संगठन है, विचार परिवार है, और ये सारे लोग इस पर एक्सरसाइज कर रहे थे कि अयोध्या के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त हो सकता है। तो अब वो चूँकि प्रक्रिया गोपनीय है, वो आप उसको उस समाज के सामने तो है नहीं, तो आपको परिणाम भले एकाएक लगता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार के ही लोग या यूँ कहें कि आपकी पार्टी के ही लोग कुछ के बागी सुर भी निकले हैं। नंद गोपाल नंदी ने भी अयोध्या में प्रत्याशी बनाए जाने पर कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त की थी। आखिर उन्हें कैसे मनाएंगे, ऐसे लोगों को जो आपकी पार्टी के हैं कहीं ना कहीं बागी सुरों में? सबको मनाया जाएगा, सबसे अनुनय विनय किया जाएगा, और इस भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक मैकेनिज्म है जो लोगों को, और परिवार है, परिवार में स्वाभाविक है नाराजगी, इसमें कहीं कोई स्वाभाविक बात नहीं है। किसी एक पद की आकांक्षा होने पर, वह आकांक्षा पूरी ना होने पर व्यक्ति को थोड़ा कभी कभी झुंझलाहट, क्रोध हो सकता है। कोई क्रोध में कहीं कोई झुंझलाहट में कोई बात व्यक्त करते हैं, तो परिवार में अपनी बात व्यक्त करने का अधिकार है कि नहीं लोगों को? उत्साह की
और किस तरह की अनुभूति हुई जब आप अयोध्या जैसी जगह के प्रत्याशी के तौर पर मिले। एक नगर निगम चूँकि कहा जाता है कि शहर का जिले का प्रथम नागरिक होता है। देखिए, मैं जिस आराध्य की उपासना करता हूँ उनका दिव्य राम मंदिर बना है, और जिन शक्तियों के कारण आज यह दिन हमें देखने को मिला है, उन्होंने हमें अपना एक प्रकार से प्रतिनिधि बनाया कि यह चुनाव अभियान में हमारे मेरे लिए कहीं ना कहीं ये स्वाभाविक है। मेरे लिए कहीं ना कहीं ये मेरे लिए बड़े गर्व की अनुभूति है कि हम तो वैसे ही राम में थे। हमारा काम ही है सवेरे उठ के शाम तक राम राम करना, भगवान के नाम के साथ जीवन जीना, उनके जीवन दर्शन के साथ जीवन जीना, उनकी दृष्टि के साथ जीवन जीना। और आज भगवान ने ऐसा संयोग है कि मैं इस स्थिति में खड़ा हूँ कि अगर अयोध्या की जनता का प्यार मिला, इनका समर्थन विश्वास मिला, तो अपने आराध्य की को उनके गर्भगृह में पधारते हुए मुझे इन आंखों से देखने का सौभाग्य मिला। तो जन सामान्य को बहुत आनंद आ रहा है, गर्व की अनुभूति हो रही है, चूँकि अयोध्या में उस भगवान श्री राम का जहाँ मंदिर बन रहा है, जिनके हम पुजारी हैं, जिनके हम भक्त हैं, और कहीं ना कहीं नेतृत्व करने का एक मौका मिल रहा है उस नगरी का, जहाँ पे उनके भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ऐसा कहना है भाजपा से मेयर पद के प्रत्याशी महंत गिरीश पत्र त्रिपाठी का। सहयोगी विष्णु कौशल के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ 1 इंडिया, अयोध्या। प्रयागराज से अब खबर, यूपी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार अब खत्म हो गया है। आज जारी होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, एक साथ जारी होगा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट। दोपहर 1:30 बजे घोषित किया जाएगा रिजल्ट। यूपी एमएसपी के सचिव दिव्याकांत शुक्ला ने इसकी घोषणा की है। प्रयागराज स्थित मुख्यालय से जारी होगा रिजल्ट। यूपी results.nic.in और रिजल्ट upmsp.edu.in पर रिजल्ट देखा जा सकेगा। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके बने हुए हमारे साथ। एसके, देखिए आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट सामने आएगा, नतीजे की घड़ी है, कितनी उत्सुकता, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं? चलिए, शायद एसके तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा से संपर्क करते हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि आज नतीजे की घड़ी है, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के रिजल्ट सामने आएंगे और इस दौरान upmsp.edu.in पर जाकर रिजल्ट को आप चेक कर सकते हैं और 1:30 बजे के आसपास ये रिजल्ट जारी किए जाएंगे और बेसब्री से छात्र जो है इसका इंतजार कर रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं में कुल 58 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हुए। 10वीं के परीक्षा में 31,16,487 छात्र शामिल हुए। यूपी बोर्ड परीक्षा का आयोजन 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच हुआ था। इसी के साथ 10वीं की परीक्षा 16 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक आयोजित की गई। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा 16 फरवरी से 4 मार्च 2023 तक आयोजित की गई और इसी के साथ upmsp.edu.in पर जाकर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो छात्रों में व्याकुलता भी होती है, उत्सुकता भी होती है रिजल्ट को लेकर और आज परिणाम का दिन है और छात्रों की निगाहें इस रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट सामने आएगा, 10वीं और इंटरमीडिएट का ये रिजल्ट सामने आना है और इसी का इंतजार किया जा रहा था और आज ये जारी होगा। इसको लेकर जो तमाम विशेष जानकारियां हैं वो भी साझा की गई हैं गाइडलाइन के माध्यम से कि किस तरीके से छात्र जो है अपना रिजल्ट दे सकते हैं। लगातार हम भी आपको वो वेबसाइट बता रहे हैं जिसके जरिए आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, आज यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट सामने आएगा, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं छात्रों से मिली हैं, कितनी व्याकुलता है उनमें, कितनी उत्सुकता है? बोर्ड है, 58,85,000 से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि 4,31,000 छात्रों ने परीक्षाएं छोड़ी भी थी और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 2017 से लेकर 2022 के बीच में कोशिश करती रही है कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो नियमित हो, साथ ही साथ जो रिजल्ट मतलब कोई डेट नहीं होती थी कि कब आएगा, कभी जून में आता था, कभी जुलाई के शुरुआती हफ्ते तक आता था, कहीं ना कहीं उसको कोशिश की जा रही है कि समय से जारी किया जाए। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक
माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से ये रिजल्ट आज घोषित किया जा रहा है। आज दोपहर 1:30 बजे ये रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो upresults.nic.in वेबसाइट है उसके जरिए परीक्षार्थी अपना रिजल्ट देख सकेंगे। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो 54 लाख से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो इस दोनों हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए हैं और जो टॉपर हुए हैं उनका रिजल्ट आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद घोषित करने जा रहा है। तो सीधे तौर पर बड़ा रिजल्ट है। हालांकि अगर हम पिछले रिजल्टों की बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं जो छात्राएं थी वो छात्रों से आगे निकलती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं छात्रों को में भी इन सारी चीजों को लेकर उत्सुकता है। बहुत सारे शिक्षण संस्थान है उनको भी उत्सुकता है कि उनके यहाँ के जो टॉपर्स थे क्या वो उत्तर प्रदेश बोर्ड की इस परीक्षा में आगे बढ़ पाए हैं या किस श्रेणी तक पहुंच पाए हैं। तो बहुत सारी चीजें उत्सुकता जरूर है। हालांकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से समय से रिजल्ट घोषित किया जा रहा है और कोशिश भी की जा रही है कि वो छात्र जो इंटरमीडिएट के बाद आगे की परीक्षाएं देना चाहते हैं, मतलब चाहे वो आईआईटी हो या दूसरी जो सीपीएमटी परीक्षा है या दूसरे किसी जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में प्रवेश की परीक्षाएं हैं जिनके लिए जरूरी होता है कि बोर्ड का रिजल्ट समय से मिल जाए, तो उनके लिए यह रिजल्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से आज जारी किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश जरूर उत्तर प्रदेश सरकार की है कि जहां परीक्षाएं नियमित हो, रिजल्ट नियमित हो और जो आगे आने वाली परीक्षाएं हैं उनसे पहले छात्रों के हाथ में उनका रिजल्ट हो ताकि वो दूसरी जो परीक्षाएं देके अपने भविष्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ सके और कोई भी सत्र लेट ना हो। यही एक वजह है। देखिए 1:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऐसे में और ज्यादा उत्सुकता छात्रों में देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए। आज बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं। मंत्रोच्चारण के साथ कपाट खोले गए हैं। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ खोले गए हैं और कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बाबा केदार के जयकारे सुनाई दे रहे हैं। बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं की जनसलाब देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार रहता है कि वो बाबा केदार के किस तरीके से दर्शन कर पाए और इसी को लेकर पहले से ही तैयारियां की जाती हैं, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और उसके बाद जाकर बाबा केदार के दर्शन होते हैं। तो इतनी उत्सुकता है श्रद्धालुओं में कि कपाट खुलने के साथ ही श्रद्धालुओं का तांता नजर आया है केदारनाथ धाम में और खास व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से पहले ही की जाती हैं। 4 धाम की यात्रा की शुरुआत से पहले और क्योंकि आज केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं इसके लिए विशेष तैयारियां वहां पर की गई हैं। फूलों से सजाया गया है मंदिर को और इसी के साथ श्रद्धालु जो हैं बड़ी ही आस्था के साथ बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। नोएडा से अब खबर उत्तराखंड पब्लिक स्कूल की सीलिंग की कार्रवाई। स्कूल पर करीब 15 करोड़ रुपए बकाया नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। साल 2020 में स्कूल का आवंटन निरस्त हो चुका था। साल 1991 में स्कूल की संस्था को जमीन आवंटित हुई थी। स्कूल में 1200 से 1400 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई की है जहां साल 2020 में स्कूल का आवंटन निरस्त हो चुका है और इसी के साथ इस साल 1991 में स्कूल की संस्था को जमीन आवंटित हुई थी जहां बताया जा रहा है कि स्कूल में 1200 से लेकर 1400 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड पब्लिक स्कूल की सीलिंग की कार्रवाई सामने आई है। स्कूल पर करीब 15 करोड़ रुपए बकाया था। तो इस बकाये के चलते सीलिंग की कार्रवाई की गई है। नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। साल 2020 में बताया जा रहा है कि स्कूल का आवंटन निरस्त हो चुका था, बावजूद इसके संचालित था और इसी के चलते इसे सीलिंग की कार्रवाई की गई है। साल 1991 में स्कूल की संस्था को जमीन आवंटित हुई थी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता प्रिया राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिया, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बड़ी कार्रवाई की गई है, सीलिंग की कार्रवाई हुई है। 2020 में निरस्त हुआ था आवंटन, अब उसको लेकर कार्रवाई की गई है। क्या कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इस संबंध में?
बिल्कुल, देखिए नोएडा के सेक्टर 56 में उत्तराखंड पब्लिक स्कूल है, जिसमें सीलिंग की कार्रवाई जो है प्राधिकरण के द्वारा की गई है। आपको बताना चाहेंगे कि करीब 15 करोड़ रुपए प्राधिकरण के बकाया थे, जिसके बाद ये सीलिंग की कार्रवाई की गई है। वहीं 2020 में स्कूल का आवंटन जो है वो निरस्त हो चुका है और साथ ही देखिए वहां पर जो लगातार बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की संख्या कम से कम 1200 से ज्यादा अधिक होगी। तो मान लीजिए अगर वो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनका भविष्य के साथ कितनी खिलवाड़ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बात स्कूल और अथॉरिटी की है और उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई की गई, लेकिन जो बच्चे हैं उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके अभिभावक जो है स्कूल पर पहुंच रहे हैं, वहां पर मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चों की शिक्षा के साथ ये खिलवाड़ ना हो, क्योंकि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, नया सेशन शुरू हुआ है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो असर इसमें पड़ता हुआ नजर आएगा वो बच्चों के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखिए बच्चे शिक्षा से वंचित रहेंगे और देखिए लगातार इस पर कार्रवाई की बात पहले भी चल रही थी। बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से बच्चों के भविष्य को लेकर संजीदगी के साथ इस पर फैसला लिया जाता है, देखना होगा। बहुत शुक्रिया प्रिया आपका। फर्रुखाबाद से अब खबर, भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई। बाइक सवार युवकों को वाहन ने टक्कर मारी है। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। फर्रुखाबाद के थाना जहानगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बाइक सवार युवकों को वाहन ने टक्कर मारी है, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में दोनों युवकों की मौत के बाद से सनसनी मची हुई है। फर्रुखाबाद के थाना जहानगंज क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।